था उसका बंदूक उठाने के पीछे। जी हां, पंचम सिंह की माने तो बात 1900 की है, जब भिंड के सिगपुरा में पंचायत चुनाव के दौरान उनका एक पार्टी का पक्ष लेना दूसरे पक्ष वालों को इतना खराब लगा कि उन्होंने पंचम सिंह को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कई दिनों अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब पंचम सिंह अस्पताल से बाहर आया तो उसने जुल्म करने वालों से बदला लेने की ठान ली। तो लोग मुझे फिर दोबारा परेशान करने लगे, तो मेरे अंदर एक बदला लेने की भावना जागृत हुई और बदले की भावना को लेकर चम्बल घाटी में हम डाकू मोहर सिंह मान सिंह से मिले। उन्होंने मुझे अपने साथ में रख लिया। 12 लोगों को लेकर एक दिन अपने गांव में गए। जिन लोगों ने मुझे मारा पीटा था, 5 लोगों को गोली से मार दिया और डाकू बन गए। डाकू मोहर सिंह के संपर्क में आने के बाद पंचम सिंह इलाके के डाकुओं में बड़ा नाम बन गया। कई इलाकों में इनके गिरोह ने लूटपाट की। 14 साल में 100 लोगों की जान ली। लेकिन बाद में जब जयप्रकाश नारायण के कहने पर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण की बात कही तो इनके गिरोह ने कुछ शर्तें रखी जिन्हें सरकार ने मान लिया, जिसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें पहली शर्त थी किसी डाकू को फांसी ना हो, खुली जेल में रखा जाए, बी क्लास का खाना दिया जाए, 30 बीघा जमीन दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए और फैमिली के बीच में रखा जाए। इसी प्रकार की सुविधा हमारे सताए हुए लोगों को दी जाए। जो सुविधाएं मुझे दी जाए इसी प्रकार मेरे सताए हुए लोगों को दी जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारी सभी शर्तों को मंजूर कर लिया। उन शर्तों के आधार पर हम 5 से 50 डाकुओं ने सन 1972 में समर्पण किया था। पंचम सिंह के मुताबिक 5.5 डाकुओं और 3 सरदारों के साथ इनके गिरोह ने 1972 में समर्पण किया था। मुकदमे चले, जिसके बाद मोहर सिंह और पंचम सिंह को फांसी की सजा मिली। लेकिन बाद में जयप्रकाश नारायण की अपील के बाद फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो गई। लोगों के ऊपर मुकदमा चले तो मेरे ऊपर 100 मर्डर के, 2 से पकड़ डकैती के आरोप थे। मुझे फांसी की सजा हुई थी। केवल 2 लोगों को फांसी की सजा हुई, मुझे और मोहर सिंह को। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने अपील की और राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दी। इसके बाद मुझे खुली जेल मंगौली में रखा। सजा परिवर्तन के बाद पंचम सिंह के जीवन में परिवर्तन आ गया। जेल में रहने के बाद ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, जहां से इन्हें ऐसी शिक्षा मिली कि विचार बदल गए और आचरण भी बदल गया। इसके बाद सरकार ने इनकी सजा कम कर दी और छोड़ दिया। हमको राजयोग की शिक्षा दी गई। इस विद्यालय की शिक्षाओं के द्वारा जब 5 से 50 डाकुओं के विचार बदल गए तो सरकार ने 8 वर्ष में ही छोड़ दिया था। आज हालात ये हो गए हैं कि जेलों में बंद कैदी भी पंचम सिंह के दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। मंदसौर का भी कहना है कि जेल केवल अपराधियों के नाम से नहीं जानी जाए, बल्कि जेल को लोग जीवन परिवर्तन का माध्यम माने। इस तरह के सकारात्मक कार्यक्रमों से बंदियों के जीवन में उत्थान आता है, बंदियों के मन में परिवर्तन होता है और ये मन परिवर्तन उनको समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने में मदद करते हैं। महर्षि वाल्मीकि भी किसी समय में डाकू थे, लेकिन एक परिवर्तन के बाद वो बहुत बड़े योगी तपस्वी बन गए और उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर ली। कुछ लोगों का कहना है कि पंचम सिंह आज के वाल्मीकि साबित हो रहे हैं, जिन्होंने खुद तो बंदूक छोड़ी ही, साथ ही दूसरे लोगों को भी सही रास्ते पर चलने का ज्ञान दे रहे हैं। नरेंद्र धनौतिया, सहारा समय, मंदसौर। तो जिन लोगों के साथ प्रताड़ना हुई है या जिनको प्रताड़ित किया गया है या फिर जो लालच के दौर में अंधे हुए हैं, वही डाकू बने हैं। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जब डकैत थे तब भी वो अच्छे काम किया करते थे, जैसे कि उन्होंने कहा है।
यानी कि साफ बात है कि विचारों में उनके परिवर्तन नहीं था, लेकिन जो क्रोध की भावना है वो उन्होंने हद तक मिटा दी। हमारे साथ संचालिका हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था से सविता बहन, आप उनका स्वागत करेंगे। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए भी रहे हैं, और किस तरह से इनमें ये चेंज आया है, और ख़ास तौर पर ये हम कहते हैं कि क्रोध की भावना, बदला लेने की भावना अगर किसी में होती है तो वो इस तरह के कृत्य करता है, लेकिन ये भावना दूर करने की कोशिश होनी ज़रूरी होती है। क्या ये इस संस्थान के द्वारा होती है? जी, यहाँ पर राज्यों के द्वारा ये शिक्षा दी जाती है कि अपने मनोविकारों को हम कैसे जीत सकते हैं, और यही प्रेरणा मुंगावली जेल में डाकुओं के बीच ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के द्वारा दिया गया। सविता बहन जी, ये भी जुड़े हुए हैं आपके साथ, और ये डकैत जीवन में जो कुछ रहे हों, लेकिन अब इनमें वो जो परिवर्तन है वो किस तरह का दिखाई देता है? अभी वो तो बिल्कुल शांत हो गए हैं और कोई भी बात में कभी टेंशन में नहीं आते हैं। मैंने देखा यहाँ 2 दिन वो हमारे पास रुके, कोई भी कार्यक्रम होता था बड़े शांत भाव से और हर बात का बहुत अच्छे से जवाब भी देते थे, और डाकू जीवन का जो उन्होंने अनुभव सुनाया उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति उनकी यहाँ पर थी। किसी भी बात में हड़बड़ी नहीं रहती थी उनकी, और क्रोध तो बिल्कुल जैसे कि उन्होंने उससे जीत प्राप्त कर लिया हो, और समाज कल्याण के प्रति उनकी बहुत ऊंची श्रेष्ठ भावना है। जब जेल में उन्होंने प्रवचन दिया कैदी भाइयों को, तो उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ पर आए हैं तो बदले भावना को समाप्त करके जाइए, अहंकार को जीत के जाइए, और ये मैंने उनके अंदर देखा। उनके अंदर कुछ भी अभिमान नहीं था। बिल्कुल। और सविता बहन, एक समय था जब लोग इनसे थर थर कांपते थे, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और अब ये एक समाज सेवी भी हो गए हैं और लोगों को प्रवचन भी दे रहे हैं। तो क्या लोग इनमें परिवर्तन देखते हैं? क्या लोगों में इनके प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदला है? हाँ, जब मैंने जनता से जब रूबरू हो रहे थे तो मैंने सबसे पूछा, आपके इनका अनुभव सुनकर के आप सबको कैसा लगा? बोले, हम अभी तक केवल कथाओं में सुनते थे, कहानियों में सुनते थे कि डाकुओं के जीवन में संत महात्माओं के सानिध्य में आने से परिवर्तन आया है, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं पंचम सिंह भाई जी को कि आज हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन आवाज में तो वही बुलंद है, लेकिन व्यवहारिकता में, बोलचाल में और हमारे साथ जो आकर के उन्होंने अनुभव की लेन देन की है, इससे हमको नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़े डाकू रहे हैं। आज बिल्कुल परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। और उन्होंने जब उनको सुना तो उन्होंने यही कहा कि इतना परिवर्तित जीवन इस राजयोग के द्वारा हुआ है, तो जरूर उनके अनुभव से समाज को कोई ना कोई दिशा मिलेगी, और मिल रही है। सविता बहन जी, आज के युग में, क्योंकि वो एक युग था जब उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया, ये 73 की बात होगी, 72-73 की बात होगी, लेकिन आज के युग में जब सब कुछ बदल रहा है और आधुनिक तम लोग होते जा रहे हैं, ऐसे समय में काफ़ी लोग जो है अपने रास्ते से बदल रहे हैं। क्या उनमें भी वो परिवर्तन लाना संभव है? हाँ, संभव तो है, और ये प्रयास इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा निरंतर जारी है। जी जी। हम समय समय पर गाँव में जाकर के, जेलों में जाकर के, ग्रामीण। जी बिल्कुल सविता बहन जी, आपसे बात करते रहेंगे। इस वक्त खुद डाकू पंचम सिंह जी हमारे साथ हैं। एक समय डाकू थे, आज वो डाकू नहीं है, इसलिए पंचम जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये जो परिवर्तन आप में आया, आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे, कैसे आया? आप परिवर्तन कैसे आया? जब सरकार ने ये जब समर्पण कराया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के माध्यम से हुए थे, जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय के कार्यकर्ता थे ना, इन्होंने हमको समर्पण कराया। इसके बाद जब खुली जेल मुंगावली मध्य प्रदेश में रखा, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, और हम नहीं, हमारे सभी 5 से 50 गांवों का जब जीवन परिवर्तन हो गया तो सरकार ने 8 वर्ष में ही छोड़ दिया था। लेकिन पहली जीवन का परिवर्तन का करने का श्रेय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का है जी। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा आज सारे भारत में हमारा भ्रमण चल रहा है जी। हजारों स्कूलों में भी गए, 2 से 10 जिलों में भी गए। और पंचम जी, एक समय वो था जब आपने समर्पण किया, सब भावनाएं मिल रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा
जी पंचम जी, एक समय वो था जब आपने समर्पण किया, उसके बाद फिर आपको फांसी की सजा भी हुई थी। क्या उस वक्त आपको लगा था कि ये गलत निर्णय है, लेकिन उसके बाद आपने अच्छे काम किए और उसको भी सरकार ने देखा और फिर आपको छोड़ भी दिया गया? कैसे बोलेंगे एक बार जी, एक समय था जब समर्पण करने के बाद भी फांसी की सजा इन्हें मुकर्रर हुई थी, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया इन्हें अच्छे काम को देखते हुए। क्या उन्हें लगा उस वक्त कि जब छोड़ दिया गया, कारण कैसे क्यों छोड़ दिया गया? जब मुझे फांसी की सजा हुई और जयप्रकाश बाबू ने अपील की और राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दिया। आपसे पंचम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे कई लोग ऐसे हैं जो प्रेरणा ले सकेंगे इस वक्त, क्योंकि समाज की धारा से कटकर बहुत ही अलग रास्ते को अपना रहे लोग आधुनिक भौतिकवाद के इस युग में, वो किस तरह से अपने आप को सही रास्ते पर लाए, आपकी इस कथा को सुनकर? जी पंचम जी से ये जानना चाहेंगे कि आज के युग में जितने लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उनको वो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो सही रास्ते पर आए? फिर आगे आज के युग में लोग अपने रास्ते से भटक रहे तो कैसे क्या करें? और समाज को जरूरत है विचारों को परिवर्तन करने के लिए। इस उद्देश्य को लेकर के हम सारे भारत में जगह जगह लोगों को जाकर के यही संदेश देते हैं कि मेरे ब्रह्मत्व एक विद्यालय के द्वारा जब डाकुओं के जीवन का परिवर्तन हो सकता है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा समाज का नहीं हो सकता। युवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की बहन भाइयों ने 1 लाख लोगों को जीवन परिवर्तन करके समाज को दिखा दिया है और हमारा यही उद्देश्य है। और समाज को परिवर्तन करने के लिए भगवान ने मुझे अपना दूत बनाया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये सोचते हैं कि निश्चित तौर पर आपसे कई लोग प्रेरणा लेंगे और वाकई में एक व्यक्ति किस तरह से चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो सकता है, ये आपके इस पूरे चरित्र को देखकर लगता है। नरेंद्र धनोतिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंथुर से, हमारे संवाददाता। नरेंद्र, ये खास बात है कि लोगों को सीखना कैसे चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक समय था जब डकैत बनते थे, उनको किस तरह से फिर से अच्छे रास्ते पर लाया गया, समाज के साथ जोड़ा गया, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है। आज भी डकैत मिलते हैं और मुठभेड़ में मारे जाते हैं और धीरे धीरे डकैतों का सफाया भी हो रहा है, लेकिन आज भी चंबल में डकैतों की संख्या कम नहीं हो रही। देखिए, वाकई में ये सही बात है कि चंबल में आज भी डकैतों का साम्राज्य है और चंबल घाटी के लोग जो हैं उससे त्रस्त है। लेकिन उन लोगों को पंचम सिंह के से कुछ सीखना चाहिए कि पंचम सिंह जितने बड़े डाकू रहे हैं उतने बड़े डाकू शायद वो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 करोड़ का इनाम किसी डाकू के ऊपर रखा हो सरकार ने, और पंचम सिंह ने जिस तरह से अपना जीवन जेल में रहकर के बदला है और आध्यात्म की ओर मोड़ा है, अब लोगों का जीवन परिवर्तन वे खुद कर रहे हैं। और विशेष तौर से जेलों में जाकर के जो कैदी बंद है उन लोगों को नसीहत दे रहे हैं, उन लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे हैं कि जीवन में अगर आपने अपराध कर लिया है तो उसकी आप सजा भुगत रहे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आप एक नया जीवन शुरू करें और ईश्वर में पूरा ध्यान लगा करके कोई अब ऐसा काम नहीं करे और न किसी को करने दे जिससे कि समाज और उसकी पूरे देश पर उसका प्रभाव पड़े। तो पंचम सिंह का जीवन उन लोगों के लिए एक सबब है कि जो इस तरह से अभी भी अपराध कर रहे हैं, कहीं भी हो, चाहे वो चंबल घाटी में हो या और आतंकवाद हो और कहीं भी ऐसा अपराध हो, तो पंचम सिंह खुद ये मानते हैं कि अगर मैंने जीवन बदला है तो मेरे जैसा डाकू अगर जीवन खुद बदल सकता है, आध्यात्म की ओर मुड़ सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं बदल सकते। इसलिए पूरे देश में जा करके जेलों में जाकर के उन कैदियों को समझा रहे हैं, उन कैदियों को ज्ञान बांट रहे हैं कि उनका जीवन भी बदले और समाज के काम आए। और क्या जेल प्रशासन के सोचने के दृष्टिकोण में फर्क आया है? क्या वो अलग तरह से सोचने लगे? क्योंकि लगातार कहा गया है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, और अगर अपराधी से आप घृणा नहीं करते तो वो अच्छे रास्ते पे आ सकता है।
जी बिल्कुल, जेल प्रशासन का भी यही कहना है कि जो जेल के बारे में, कैदियों के बारे में जो लोगों की आम धारणा है कि यहाँ पर सारे अपराधी रहते हैं, तो व्यवस्था ये भी होना चाहिए, अब लोगों का नजरिया बदलना चाहिए कि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ से व्यक्ति निर्माण होकर के बाहर निकले। तो अब जेल में जिस तरह से ये साधु संतों के आध्यात्मिक प्रवचन कराए जाते हैं, जैसे अभी ये पंचम सिंह के प्रवचन यहाँ कराए गए, ऐसे कई जैन साधुओं के प्रवचन होते हैं, या और कोई धर्म गुरु आता है तो उनके प्रवचन करा करके उनके अंदर आध्यात्म का ऐसा बीज रोपा जाता है, जाने अनजाने में उन्होंने कोई अपराध किया है तो अब वो शायद नहीं करे। और बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आज मुझे अन्ना हजारे जी का एक विचार याद आ रहा है, और वो उन्होंने कहा है कि अपमान सहने की शक्ति आप में होनी चाहिए। और खास तौर पर यहाँ हम देखेंगे कि डकैत बनने के लिए दो चीजें जरूरी यहाँ पर लोगों के छाई रहती थी, या तो वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते थे और उनमें बदला लेने की भावना आती थी, या फिर लालच रहता था। तो अगर अपमान सहने की शक्ति आप में है तो शायद आप बदला लेंगे, और इस तरह की भावना आने से आपके विचारों में परिवर्तन अवश्य होगा। इस खास पेशकश में